हाय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फर्स्ट कोड यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने सिस्टम मेंटेनेंस को कम्प्लीटली एंड कर दिया है। सिस्टम मेंटेनेंस के सारे यूनिट को हमने कम्प्लीटली डिस्कस कर लिया है। आप सिस्टम मेंटेनेंस के प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। आई बटन पे क्लिक कीजिए और सिस्टम मेंटेनेंस के प्लेलिस्ट पे जाइए। हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ आपको नोट्स प्रोवाइड किया गया है, तो आप नोट्स डाउनलोड करके और अच्छे से ईजी वे में समझ सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिस्टम मेंटेनेंस कि 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे, उन सभी को। सिस्टम मेंटेनेंस क्या जो एग्जाम होता है आपका एसबीटी बिहार सिलेबस के अकॉर्डिंग, उसमें आपसे 3 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, फर्स्ट होता है एमसीक्यू, जो आपके 1 मार्क्स के टोटल क्वेश्चन होते हैं। हमने वीवीआई एमसीक्यूज को सिस्टम मेंटेनेंस का पहले ही डिस्कस कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक कीजिए और वहां पे आप लोग जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो आपका सेकंड होता है क्वेश्चन, वो होता है आपका 4 मार्क्स का। ठीक है स्टूडेंट, कितने का होता है? वो होता है 4 मार्क्स का। 4 मार्क्स के सारे वीवीआई क्वेश्चन जितने भी है जो कि पूछे जा सकते हैं इस बार, वो हम आज डिस्कस करेंगे। ये जो नोट्स है हैंड रिटन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे क्या 6 मार्क्स का क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन, जो कि पूछा जाता है आपके एग्जाम में। ये 3 तरह का क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है स्टूडेंट। 20 एमसीक्यूज होते हैं, 5 आपसे 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 5 आपसे 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन तीनों को हम लोग डिस्कस कर लेंगे, तीनों वीवीआई क्वेश्चंस को, तो आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है 4 मार्क्स में, वो है राइट डिफरेंस बिटवीन रैम एंड रोम। हमने रैम और रोम को कम्प्लीटली डिस्कस कर रखा है सिस्टम मेंटेनेंस के सेपरेट प्लेलिस्ट में, इसके टाइप्स को, डिफरेंसेस को, तो आप लोग आराम से लिख सकते हैं। आइए इसमें हम लोग डिस्कस करते हैं। रैम क्या होता है स्टूडेंट, ध्यान दीजिए। यहाँ पे डेटा रिटेंशन के बेसिस पे अगर हम लोग डिफरेंस देखें तो रैम इज अ वोलाटाइल मेमोरी। रैम वोलाटाइल मेमोरी है। वोलाटाइल मेमोरी से क्या तात्पर्य है? विच कुड स्टोर द डेटा एज लॉन्ग एज द पावर इज सप्लाइड। जब तक पावर सप्लाइड करेंगे, इलेक्ट्रिक पावर, तभी तक रैम में डेटा जो है वो स्टोर रह सकता है। जैसे ही हमारा पावर लॉस हो जाएगा, मीन्स पावर हमारा कट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? डेटा लॉस हो जाएगा। जबकि रोम क्या है? रीड ओनली मेमोरी। एक डिफरेंस आप लिख सकते हैं कि रैम स्टैंड्स फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम स्टैंड्स फॉर रीड ओनली मेमोरी, या नहीं भी लिख सकते हैं। रोम क्या है? रोम नॉन वोलाटाइल इन नेचर होता है। नॉन वोलाटाइल का मतलब विच कुड रिटेन द डेटा इवन व्हेन पावर इज टर्न्ड ऑफ। जब पावर को कट भी कर दिया जाए फिर भी इसमें डेटा जो रहता है वो क्या रहता है? स्टोर रहता है। रोम को क्या परमानेंट मेमोरी कहा जाता है। ठीक है, और रोम में क्या होता है बताइए? बेसिक इनपुट आउटपुट जो इंस्ट्रक्शन होते हैं वो रोम में ही स्टोर होते हैं। नेक्स्ट है वर्किंग टाइप के बेसिस पे डेटा स्टोर्ड इन रैम कैन बी रिट्रीव्ड एंड अल्टर्ड। जो रैम में डेटा स्टोर होता है रन टाइम पे, उसे हम लोग रिट्रीव कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं और उस डेटा को अल्टर, उसके वैल्यू में चेंज कर सकते हैं। बट डेटा स्टोर्ड इन रॉम कैन ओनली बी रीड। जैसा कि आपको नेम से पता चल रहा है, रीड ओनली मेमोरी। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? सिर्फ डेटा को रीड कर सकते हैं। मैन्युफैक्चरर के द्वारा पहले से इसमें क्या होता है? डेटा रिटर्न आता है। हालांकि हमने बाद में कुछ टाइप से पढ़े थे, इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी, है ना, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी, तो वो सभी रोम के डिफरेंट कैटेगरीज थे। आप चाहे तो उस वीडियो पे जाके देख सकते हैं डिटेल में। नेक्स्ट है, अगर हम यूज के बेसिस पे देखें तो रैम यूज्ड टू स्टोर द डेटा दैट हैज टू बी करेंटली प्रोसेस्ड बाय सीपीयू टेम्पोरली। रैम किस डेटा को स्टोर करता है? जो कि सीपीयू के द्वारा करेंटली क्या हो रहा है? अभी एग्जीक्यूट हो रहा है टेम्पोरली, अभी कुछ समय के लिए। ठीक है, जैसे अभी मान लीजिए मैं इस पीडीएफ को ओपन किया हुआ हूँ, तो जो भी पीडीएफ हमारा अभी खुला हुआ है वो क्या हो रहा है? करेंटली अभी एग्जीक्यूट हो रहा है सीपीयू में। तो वो क्या है? अभी रैम में स्टोर है। ये पीडीएफ क्या है? रैम में अभी स्टोर है। जैसे ही हम क्या करेंगे, इसे कट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? रैम से हमारा डेटा डिलीट हो जाएगा, फिर रैम में उसका कोई नीड नहीं रह जाएगी। लेकिन रोम में क्या होता है? इट स्टोर्स द इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड ड्यूरिंग बूटस्ट्रैप ऑफ द कंप्यूटर। बूटिंग के समय जो बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम्स होते हैं, बेसिक जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं, उनको क्या करता है? रोम स्टोर करके रखता है। और बूटस्ट्रैप जब लोडर होता है, जब हमारा बूटिंग होता है सिस्टम, उस समय क्या करता है? उसे परफॉर्म करता है। नेक्स्ट है, स्पीड के हिसाब से देखें तो रैम क्या है? एक हाई स्पीड मेमोरी है।
हम लोग सारे जानते हैं रैम क्या है, एक बहुत ही हाई स्पीड मेमोरी है। रैम के भी दो टाइप्स आते हैं, स्टैटिक रैम, डायनेमिक रैम, हमने डिटेल में डिस्कस कर रखा है। बट रोम क्या है, इट इज मच स्लोअर देन रैम, ये रैम से कुछ स्लोअर होता है। सीपीयू इंटरैक्शन के हिसाब से देखें तो द सीपीयू कैन एक्सेस द डेटा स्टोर्ड इन इट। सीपीयू जो है वो क्या कर सकता है, जो रैम में डेटा स्टोर है बिल्कुल उसे एक्सेस नहीं करेगा, तो प्रोग्राम को कैसे एग्जीक्यूट कराएगा। But the CPU can't access the data stored on it unless the data is stored in RAM। बिल्कुल। CPU CPU आप लोग ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर पढ़े होंगे, और पढ़े होंगे क्या, हमने सिस्टम मेंटेनेंस के थर्ड लेक्चर में ही पढ़ा है ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर। उसमें हमने देखा था, जब हमने ब्लॉक डायग्राम बनाया था, कि जो हमारा सीपीयू होता है वो डायरेक्टली कनेक्टेड होता है किससे, डायरेक्टली कनेक्टेड होता है रैम से। सीपीयू को कोई भी डेटा को फेच करना है, कोई भी डेटा की नीड है, तो वो क्या करेगा, कहाँ से एक्सेस करेगा, रैम से। और रैम में डेटा कहाँ से आएगा, आपका परमानेंट मेमोरी से, रोम से आएगा। मीन्स सीपीयू जब भी कोई डेटा को एक्सेस करेगा, सीपीयू कोई भी डेटा पे वर्क करेगा, तो वो डेटा रैम में होना चाहिए। अभी हम जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे हैं विंडोज 11, तो ये जो अभी विंडोज 11 का जितना फंक्शन अभी हम यूज कर रहे हैं, ये सारा रैम में है। आपका रैम कितने का होता है, 4 GB, 8 GB, 12, 16 होता है, ठीक है। जब आप सिस्टम को लोड करते हैं, उसके बाद टास्क मैनेजर को ओपन कीजिए और देखिए वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा कि मेमोरी आपका 10%, 15% क्या है, रिजर्व्ड है। और आप प्रोसेसेस में जाके देखिए, डिफरेंट जो सिस्टम प्रोसेसेस होंगे वो आपके कंकरेंटली पैरेलली बैकग्राउंड में एग्जीक्यूट हो रहे होंगे, तो वो क्या है, वो सारे रैम में लोडेड हैं आपके, और अभी सीपीयू उसे एक्सेस कर रहा है, इंटरेक्ट कर रहा है सीपीयू से। आगे बात समझ में। नेक्स्ट है क्या, साइज एंड कैपेसिटी पे हम लोग अगर डिफरेंस करें तो रैम लार्ज साइज का होता है विथ हायर कैपेसिटी, है ना। रैम हम लोग देखें लार्ज साइज का होता है, हायर कैपेसिटी इसका होता है। बट रोम स्मॉल साइज का होता है और लेस कैपेसिटी होता है, क्योंकि इसमें हमें ज़्यादा प्रोग्राम स्टोर करवाने की नीड नहीं पड़ती है। रैम का यूज देखें तो सीपीयू कैश में इसका यूज होता है, और मेन जो इसका यूज होता है वो प्राइमरी मेमोरी के तौर पे होता है। रोम का यूज फिर्मवेयर्स, माइक्रो कंट्रोलर्स एक्सेट्रा में होता है। एक्सेसिबिलिटी की बात करें तो द डेटा स्टोर्ड इन रैम इज इजीली एक्सेसिबल, इजीली हम लोग एक्सेस इसको कर सकते हैं। द डेटा स्टोर्ड इन रोम इज नॉट इजीली एक्सेसिबल एज रैम, इसमें इजीली एक्सेसिबल नहीं होता है, किसमें, रोम में। कॉस्ट की बात करें तो रैम ऑब्वियसली ये क्या होता है, कॉस्टलियर होता है, हाई स्पीड मेमोरी है रैम क्योंकि। और जो रोम होता है वो थोड़ा चीपर होता है, किसके मुकाबले, रैम के मुकाबले। देन हमारा सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट होता है क्या, व्हाट डू यू मीन बाय पीसीआई। देखिए हमने पीसीआई को पढ़ लिया था, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, एक सेपरेट लेक्चर में हमने पढ़ा है। तो आइए यहाँ पे 4 मार्क्स में पूछा गया है, इसको किस प्रकार से आपको आंसर देना है हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पीसीआई स्टैंड्स फॉर पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, हम सारे लोगों को पता है। नेक्स्ट है, इट कुड बी अ स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट दैट वाज कॉमन इन कंप्यूटर्स फ्रॉम 1993 टू 2007 और सो। ये क्या है, ये एक स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन ट्रांसपोर्ट है जो कि कंप्यूटर में कॉमन था 1993 से लेकर 2007 तक, ठीक है। मीन्स अब ये आउटडेटेड हो चुका है। इट वाज फॉर a long time the standard transport for extension cards in computer like sound cards, network cards etc. हम लोग इसकी मदद से क्या कर सकते थे, अपने सिस्टम में साउंड कार्ड्स, नेटवर्क कार्ड्स वगैरह को इंसर्ट करवा सकते थे। PCI was a parallel transport, ये एक parallel transport था that in its most common shape had a clock speed of 66 megahertz and can either 32 or 64 bits वाइड। यानी जो पीसीआई था वो एक पैरेलल ट्रांसपोर्ट था, और इसके जो मोस्टली जो ज़्यादा वर्जन्स थे उसमें जो क्लॉक स्पीड था वो कितना था, 66 मेगाहर्ट्ज। और ये वीवीआई, ये आपसे एमसीक्यू एक बार पूछा गया है, ठीक है स्टूडेंट, कि जो पीसीआई आपका था पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, उसका जो एक क्लॉक पल्स कितना होता था, तो 66 मेगाहर्ट्ज का। और ये कितने बिट पे वर्क करता था, 32 बिट या 64 बिट्स पे। फंक्शन की अगर हम बात करें तो पीसीआई स्लॉट हम लोग जानते हैं आर यूटिलाइज्ड टू इंस्टॉल साउंड कार्ड्स, ईथरनेट एंड रिमोट कार्ड्स, इसके लिए यूज किया जाता है। तो 4 मार्क्स के लिए इतना इनफ है। आप अगर लिख देते हैं एक पेज में अगर आप, तो आपको टोटली 4 मार्क्स दे दिया जाता है, ठीक है स्टूडेंट। पीसीआई पे डिटेल पे पढ़ने के लिए आप सिस्टम मेंटेनेंस के प्लेलिस्ट जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाइए और वहां से आप इस लेक्चर को एक्सेस कीजिए, ठीक है स्टूडेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सीरियल एंड पैरेलल पोर्ट, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। सीरियल और पैरेलल पोर्ट में क्या डिफरेंस है हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, सीरियल पोर्ट पैरेलल पोर्ट को एक्सप्लेन में। तो आइए यहाँ पे डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है पर्पस के हिसाब से सीरियल पोर्ट इज यूज्ड फॉर सीरियल डेटा ट्रांसमिशन। बिल्कुल, सीरियल पोर्ट का यूज क्यों होगा, बिट बाय बिट सीरियल डेटा ट्रांसमिशन के लिए। वाइल पैरेलल पोर्ट इज यूज्ड फॉर पैरेलल डेटा ट्रांसमिशन, यहाँ पे हम पैरेलली मल्टीपल बिट्स को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। ट्रांसमिशन स्पीड की बात करें तो बिल्कुल ये स्लो होगा क्योंकि यहाँ बिट बाय बिट ट्रांसफर होगा, है ना। और पैरेलल क्या होगा, पैरेलल आपका क्वाइट हाई होगा क्योंकि इसमें पैरेलली मल्टीपल बिट्स क्या होंगे, साइमल्टेनियसली ट्रांसफर होंगे। अगर आप रिडंडेंसी की बात करें तो बॉटम अप मॉडल इज बेटर सूटेड, इसमें जो बॉटम अप मॉडल होता है सीरियल पोर्ट्स में बॉटम अप मॉडल सूट करता है, एज इट्स इंश्योर्स मिनिमम डेटा रिडंडेंसी एज फोकस ऑन रीयूजेबिलिटी। और इसकी अगर आप बात करें तो टॉप डाउन मॉडल हैज हाई रेशियो ऑफ रिडंडेंसी एज द साइज ऑफ प्रोजेक्ट इंक्रीजेज। 1 मिनट, ये शायद इसका पॉइंट नहीं है, ठीक है, तो इसको आपको रिमूव कर देना है, ठीक है, इसको आपको रिमूव कर देना है। नेक्स्ट है क्या, नंबर ऑफ वायर्स। नंबर ऑफ वायर्स की बात करें तो वायर कनेक्शंस टू सीरियल पोर्ट आर क्वाइट लेस एज कंपेयर टू पैरेलल पोर्ट। बिल्कुल, क्योंकि सीरियल पोर्ट में क्या हो रहा है, सीरियली बिट बाय बिट ट्रांसफर हो रहा है तो हमारा वन वायर से काम चल जाएगा। बट पैरेलल पोर्ट में हमें नंबर ऑफ वायर्स चाहिए, डिफरेंट वायर्स चाहिए। क्यों, क्योंकि हमें पैरेलली मल्टीपल बिट्स को ट्रांसफर करना है ना। तो हमें डिफरेंट वायर चाहिए जितने बिट्स को एक बार ट्रांसफर करना है, डेट आर कनेक्टेड टू पैरेलल पोर्ट आर क्वाइट हाई एज कंपेयर टू सीरियल पोर्ट, ठीक है। कैपेबिलिटी की बात करें तो ए सीरियल पोर्ट इज एबल टू ट्रांसमिट अ सिंगल स्ट्रीम ऑफ डेटा एट अ टाइम। बिल्कुल, but parallel port is able to transmit multiple data streams at a time। डेटा सेंडिंग मैकेनिज्म की बात करें तो सीरियल पोर्ट सेंड्स डेटा बिट बाय बिट आफ्टर सेंडिंग अ बिट एट अ टाइम, एक बिट भेजा फिर दूसरा बिट फिर तीसरा बिट। बट ए पैरेलल पोर्ट सेंड्स डेटा बाय सेंडिंग मल्टीपल बिट्स इन पैरेलल फैशन। पैरेलल फैशन को यह फॉलो करता है। हम लोगों ने डेटा कम्युनिकेशन में क्या पढ़ा है बताइए, जो डेटा ट्रांसफर होता है हमने पढ़ा है ना, पैरेलल और सीरियल ट्रांसमिशन, जस्ट वही है आपका, ठीक है। सीरियल ट्रांसमिशन में सीरियल पोर्ट का यूज होगा, पैरेलल ट्रांसमिशन में पैरेलल पोर्ट का यूज होगा। पोर्ट टाइप की अगर हम बात करें तो सीरियल पोर्ट जो होता है वो मेल पोर्ट्स का यूज करता है और जो पैरेलल पोर्ट होता है वो फीमेल पोर्ट्स का यूज करता है। एप्लीकेशन कहाँ का है, तो हम लोग सीरियल पोर्ट का यूज मॉडर्न लगता है सीरियल पोर्ट में, सिक्योरिटी कैमराज वगैरह डिवाइस में, कंट्रोलर्स वी यूज सीरियल पोर्ट्स। पैरेलल पोर्ट्स हम लोग प्रिंटर में, हार्ड ड्राइव्स में, सीडी ड्राइव्स में एक्सेट्रा में पैरेलल पोर्ट्स का यूज हम लोग करते हैं। ये था स्टूडेंट आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय पीसी बस, राइट इन ब्रीफ। पीसी बस से आप क्या समझते हैं, शॉर्ट में आपको लिखना है। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं। बस आखिर क्या होता है, बस को हमने डिटेल में पढ़ रखा है, ठीक है स्टूडेंट। बस और बस के टाइप्स हमने एक सेपरेट लेक्चर में, डेटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस क्या होता है, ठीक है। सो ए बस इज अ कम्युनिकेशन सिस्टम इन कंप्यूटर आर्किटेक्चर दैट ट्रांसफर्स डेटा बिटवीन कंपोनेंट्स इनसाइड अ कंप्यूटर। एक बस क्या होता है, बेसिकली कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, ठीक है। जैसे जो यात्री वाला बस होता है उसमें क्या होता है, यात्रीगण बैठते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाते हैं। ठीक उसी तरह जो आपका मदरबोर्ड में बस होते हैं डिफरेंट, उससे क्या होता है, आपका डेटा एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर होता है, डेटा या कंट्रोल या एड्रेस, ठीक है। नेक्स्ट है इन अदर वर्ड्स अ बस इज अ ग्रुप ऑफ वायर्स और लाइन्स। बस क्या है, आपका ग्रुप ऑफ वायर्स है, ग्रुप ऑफ लाइन्स है, विच कैरी कंप्यूटर सिग्नल्स, जो कि कंप्यूटर सिग्नल्स को कैरी करते हैं, कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन को कैरी करते हैं। नेक्स्ट है देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पीसी बस। यस, फर्स्ट है आपका एड्रेस बस। एड्रेस बस क्या करता है, इट इज अ वन वे पाथ दैट अलाउज इंफॉर्मेशन टू पास इन वन डायरेक्शन ओनली। ये ओनली वन वे पाथ होता है जो कि क्या करता है, डायरेक्शन को ओनली वन वे में ट्रांसफर करता है। कैरीज इंफॉर्मेशन अबाउट वेयर डेटा इज स्टोर्ड इन मेमोरी। एड्रेस बस जो है ये कैरी करता है कि मेमोरी में डेटा कहाँ पे स्टोर करना है। नेम से आपको बस पता कर लेना है कि एड्रेस बस क्या करता है, एड्रेस को स्टोर करता है। नेक्स्ट है आपका डेटा बस। डेटा बस क्या है, इट इज अ टू वे पाथ। ये क्या है, टू वे पाथ है, मीन्स दोनों तरफ डेटा ट्रांसफर इससे हो सकता है डेटा बस में, ठीक है। बस का मतलब सिंपली आपको समझना है वायर,
ठीक है, छोटे-छोटे आप देखिएगा मदरबोर्ड कभी आप खोलिए और आप लोग सिस्टम मेंटेनेंस का लैब किए होंगे कॉलेज में तो ज़रूर खोले होंगे। उसमें आप लोग देखे होंगे पीला-पीला लाइन बना हुआ रहता है। एक्चुअली वो पीला-पीला लाइन बस नहीं होता है, उसके नीचे बस होता है लगा हुआ। वो पीला-पीला लाइन इसलिए बना दिया जाता है ताकि पता चले आपको कि अच्छा यहाँ-यहाँ पे बस है, ठीक है? ताकि रिपेयर वगैरह करना रहे तो आप लोग कर सकें और हमने बस के सेपरेट लेक्चर में पढ़ा था, हमने आपको फिगर भी दिखाया था, ठीक है? कैरिंग द एक्चुअल डेटा ये क्या करता है एक्चुअल डेटा को कैरी करता है इंफॉर्मेशन को टू एंड फ्रॉम द मेन मेमोरी यानी कि सीपीयू से मेन मेमोरी में अगर डेटा जा रहा है तो वो किसके थ्रू जाएगा डेटा बस के थ्रू या मेन मेमोरी मीन्स रैम से सीपीयू में डेटा आ रहा है तो वो किसके थ्रू जाएगा डेटा बस के थ्रू। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट है आपका कंट्रोल बस क्या करता है नेम से आपको पता चल रहा है ये कंट्रोल फ्लो को होल्ड करता है एंड टाइमिंग सिग्नल्स को ठीक है नीडेड टू कोऑर्डिनेट ऑल द कंप्यूटर एक्टिविटीज जो क्या करते हैं सारे कंप्यूटर एक्टिविटीज को हैंडल करते हैं कौन सा किस समय पे परफॉर्म होना है कंट्रोल सिग्नल ठीक है ये कंट्रोल बस कैरी करता है। ये थे स्टूडेंट आपके बस और उसके टाइप्स आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है राइट डिफरेंस बिटवीन इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होता है इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट हमने दोनों को डिटेल में डिस्कस कर रखा है। सारे जो प्रिंटर्स है डॉट मैट्रिक्स लेजर प्रिंटर और इंकजेट प्रिंटर तीनों VVI है। हमने डायग्राम के साथ कैसे इंटरनल मैकेनिज्म वर्क करता है वर्किंग प्रिंसिपल अलग अलग सेपरेट लेक्चर में डिस्कस कर रखा है आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर का फर्स्ट पॉइंट है प्रोड्यूसेस कैरेक्टर एंड ग्राफिक्स ऑन अ पीस ऑफ पेपर बाय स्ट्राइकिंग। इम्पैक्ट प्रिंटर जो होता है हमने देखा था एग्जांपल में डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर उसमें क्या होते थे पिन स्ट्राइक करते थे रिबन पिन है ना तो क्या होता था डिफरेंट डॉट्स के कॉम्बिनेशन से कैरेक्टर फॉर्म होता था। लेकिन नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होता है टाइप ऑफ प्रिंटर दैट प्रोड्यूसेस कैरेक्टर्स एंड ग्राफिक्स ऑन पीस ऑफ पेपर विदाउट स्ट्राइकिंग इनमें कोई स्ट्राइकिंग वाला मैकेनिज्म वर्क नहीं करता इसलिए ये साइलेंटली होते हैं साइलेंटली तो नहीं कर सकते हैं ज़्यादा ये मीन्स आवाज़ नहीं करते नॉइज नहीं करते हैं। इम्पैक्ट में है प्रिंट्स बाय हैमरिंग अ सेट ऑफ मेटल पिन और कैरेक्टर सेट बिल्कुल इसमें क्या होता था सेट ऑफ मेटल पिन हैमरिंग होता था बट प्रिंटिंग इज डन बाय डिपॉजिटिंग इंक इन एनी फॉर्म। इसमें नॉन इम्पैक्ट में क्या होता था इसमें इंक के माध्यम से इंक क्या होता था जो छोटा छोटा नोजल होता था टीनी नोजल हमने पढ़ा था ना इंकजेट में और उससे स्मॉल बबल वेपर निकलता था इंक का और प्रिंट होता था और डिफरेंट ऐसे ऐसे मिल करके एक कैरेक्टर को फॉर्म करते थे ठीक है। आपको डिटेल में पढ़ना है हमने बहुत डिटेल में विथ डायग्राम आपको बता रखा है कि किस प्रकार से आखिर एक कैरेक्टर फॉर्म होता है इंकजेट प्रिंटर में लेजर प्रिंटर में वो आप जाके स्टूडेंट आप जरूर एक बार लेक्चर देखिए वो ठीक है। नेक्स्ट है इम्पैक्ट में इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस आर यूज्ड। इम्पैक्ट में क्या होता है इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस का यूज होता है बट नॉन इम्पैक्ट में नो एनी इलेक्ट्रोमैकेनिकल डिवाइसेस आर यूज्ड। इम्पैक्ट में क्या है फास्टर स्पीड्स अराउंड 250 वर्ड्स पर सेकेंड इसमें 250 वर्ड्स पर सेकेंड होता है लेकिन जो नॉन इम्पैक्ट आपका होता है वो स्लोअर स्पीड का होता है अराउंड 1 पेज पर 30 सेकेंड ठीक है 30 सेकेंड में अराउंड क्या होता है 1 पेज प्रिंट होता है। और इसमें क्या होता है इम्पैक्ट में है बैंगिंग नॉइज ऑफ नीडल ऑन पेपर इसमें क्या होता है पेपर पे जो नीडल स्ट्राइक होता है तो यहाँ पे बैंगिंग नॉइज होता है बट ये क्या करता है इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट आपका साइलेंटली वर्क करता है। इसके एग्जाम्पल अगर आप देखें तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर डेजीविल प्रिंटर लाइन प्रिंटर इसके एग्जाम्पल है किसके नॉन इम्पैक्ट के जिसमें सिलेबस में हमें डॉट मैट्रिक्स पढ़ने दिया हुआ है तो डॉट मैट्रिक्स हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप नॉन इम्पैक्ट के एग्जाम्पल देखें यस नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर के तो कौन कौन है इंकजेट प्रिंटर फोटो प्रिंटर लेजर प्रिंटर इसके एग्जाम्पल है हमने इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर सिलेबस में दिया हुआ था तो इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है स्टूडेंट व्हाट डू यू मीन बाय डिवाइस ड्राइवर बहुत VVI क्वेश्चन है इसको एक्सप्लेन करना है हमें। डिवाइस ड्राइवर से आप क्या समझते हैं 4 मार्क्स का क्वेश्चन। तो device driver in computing refers to a special kind of software program or a specific type of software application which controls a specific hardware device that enables different hardware device for communication with the computer operating system। देखिए डिवाइस ड्राइवर क्या होता है अगर आप लोग विंडोज 10 के पहले के वर्जन मीन्स विंडोज 8 विंडोज 7 विंडोज XP विस्टा वगैरह यूज किए होंगे
तो आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि डिवाइस ड्राइवर क्या होता है। देखिए, डिवाइस ड्राइवर को हमने सेपरेट लेक्चर में डिस्कस किया है, वहाँ हमने डिटेल में बताया है। मैं यहाँ एक ओवरव्यू देता हूँ। अगर एक आपने लाया स्पीकर मान लिया जाए, और उस स्पीकर को आप अपने सिस्टम से कनेक्ट करते हैं, उसके बाद आप साउंड प्ले करते हैं, तो बताइए क्या उस स्पीकर में साउंड प्ले होगा? हाँ या ना? आपका आंसर होगा हाँ। कैसे प्ले होगा ये बताइए? आपने उस स्पीकर को अपने सिस्टम में कनेक्ट किया, तो आपके सिस्टम को ये कैसे पता चलेगा कि ये एक स्पीकर है? इस स्पीकर में हमें क्या करना है? आउटपुट देना है। मतलब कि इस स्पीकर में आउटपुट ही ना देना है, साउंड जनरेट करना है। कैसे पता चलेगा सिस्टम को? तो इसके लिए स्टूडेंट नीड होता है डिवाइस ड्राइवर का, और हर एक डिवाइस के लिए अलग अलग डिवाइस ड्राइवर होता है। ये आपको बात समझ के चलना है, ठीक है। जैसे आप प्रिंटर कनेक्ट करते हैं, आप क्या करते हैं? आजकल तो सारे यूनिवर्सल पोर्ट से ये यूएसबी पोर्ट से हो गए है ना, यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी पोर्ट से हमने कीबोर्ड कनेक्ट कर रखा है, माउस माउस कनेक्ट कर रखा है, हमने प्रिंटर भी यूएसबी से कनेक्ट कर रखा है। तो ये सारे यूएसबी से ही कनेक्ट है, ठीक है। तो सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि ये हमारा कीबोर्ड है, ये माउस है, वो हमारा प्रिंटर है, ठीक है। वो कैसे पता चलेगा? वो पता चलेगा डिवाइस ड्राइवर की हेल्प से, ठीक है। डिवाइस ड्राइवर क्या करता है? डिवाइस ड्राइवर एक स्पेशल टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर होता है जो कि हेल्प करता है दूसरे हार्डवेयर को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये क्या होता है, एक स्पेशल काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है, ठीक है, जो कि क्या करता है, कंट्रोल करता है स्पेसिफिक हार्डवेयर डिवाइस को, किसी स्पेसिफिक हार्डवेयर डिवाइस को, दैट इनेबल्स डिफरेंट हार्डवेयर डिवाइसेस फॉर कम्युनिकेशन, जो कि डिफरेंट हार्डवेयर डिवाइसेस को कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कम्युनिकेशन के लिए इनेबल करता है। कल को अगर मान लीजिए आप कोई नया हार्डवेयर डिवाइस बना दें, तो सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि ये नया हार्डवेयर डिवाइस का ये फंक्शन है? उसके लिए चाहिए डिवाइस ड्राइवर। तो आजकल जो नया ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज 10 में विंडोज 11 यूज कर रहा हूँ, इन सभी में डिवाइस ड्राइवर पहले से प्री इंस्टॉल्ड आते हैं, ठीक है। कुछ बेसिक डिवाइस ड्राइवर, सारे डिवाइस ड्राइवर की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, प्रिंटर हो गया, और कुछ अगर आप आधुनिक अगर प्रिंटर की बात करें, अगर आप 3D प्रिंटर को लाके कनेक्ट करें, तो ऑब्वियसली आपको उसके लिए डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल करना होगा, ठीक है। तो ज़्यादा इस पर डिस्कस हो गया, हमें शॉर्ट में अभी जल्दी से इसे एंड करना है। नेक्स्ट है, डिवाइस ड्राइवर आर वेरी इसेंशियल फॉर अ कंप्यूटर सिस्टम टू वर्क प्रॉपरली। बिल्कुल ये नेसेसरी है कंप्यूटर सिस्टम को प्रॉपरली वर्क करने के लिए, बिकॉज विदाउट डिवाइस ड्राइवर द पार्टिकुलर हार्डवेयर फेल्स टू वर्क। अगर किसी हार्डवेयर का डिवाइस ड्राइवर नहीं इंस्टॉल रहेगा, तो वो हार्डवेयर नहीं परफॉर्म कर पाएगा, ठीक है। Accordingly means it fails in doing a particular function or action for which it has been created, जिसके लिए वो हार्डवेयर डिवाइस क्रिएट किया हुआ है। जैसे ये मेरा माउस है, ये किस लिए क्रिएट किया हुआ है? ये एक पॉइंटिंग डिवाइस है ना। तो अगर आप देखिए क्या कीजिए, आप लोग सारे विंडोज 10 यूज कर रहे होंगे या 7 यूज कर नहीं 7 यूज कर रहे होंगे तो नहीं कीजिएगा। अगर आप विंडोज 10 या 11 यूज कर रहे हैं, तो आप क्या कीजिए, आप डिवाइस मैनेजर खोलिए, वहाँ पे आप अपने माउस पे जाइए, ठीक है, या माउस या कीबोर्ड किसी पे भी जाइए, ठीक है, और डिवाइस ड्राइवर को रिमूव कर दीजिए। घबराइए नहीं, आप रिमूव कर दीजिए, और उसके बाद देखिए आपका माउस या जो भी आपने डिवाइस ड्राइवर को अनइंस्टॉल किया होगा वो वर्क नहीं करेगा। या आप सिंपली देखिए, हो सके आप लोग पीसी यूज कर रहे हो तो माउस नहीं कीजिए, फिर आपका वर्क नहीं करेगा माउस। तो आप लोग कैमरा को कर दीजिए, ठीक है, कैमरा का जो डिवाइस ड्राइवर होगा उसको अनइंस्टॉल कर दीजिए, तो आप देखिए आपका कैमरा वर्क नहीं करेगा, ठीक है। आप कैमरा ओपन करके देखिए, आपका कैमरा वर्क नहीं करेगा। क्यों? आपका कैमरा बिल्कुल सही है, हार्डवेयर आपका बिल्कुल सही है, लेकिन उसका जो डिवाइस ड्राइवर है वो इंस्टॉल ही नहीं है सिस्टम में। फिर आप अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कीजिए, उसके बाद कैमरा ओपन कीजिए, देखिए आपका कैमरा वर्क करेगा। डिवाइस ड्राइवर पे जाके आप लोग देखिएगा तो आपका डिवाइस ड्राइवर फिर से इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है। तो यही है, विंडोज 7 में नहीं कीजिएगा आप लोग, उसमें ऑटोमेटिकली इंस्टॉल नहीं होता है, उसमें आपको प्रॉपरली करना होगा, तो मे बी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। यहाँ पे देखिए हायरार्की दिया हुआ है कि किस लेवल पे डिवाइस ड्राइवर हमारा वर्क करता है। अगर आपसे डिवाइस ड्राइवर पूछा जाए तो आपको ये हायरार्की एकदम बनाना है। देखिए, एंड यूजर हमारा हो गया ये, जैसे हम अभी बैठे हुए सिस्टम का यूज कर रहे हैं तो हम एंड यूजर हो गए। हम क्या कर रहे हैं? किसी एप्लीकेशन का यूज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? किसी एप्लीकेशन, जैसे ये एप्लीकेशन हमारा है एडोब एक्रोबैट प्रो, तो मैं एडोब एक्रोबैट प्रो का यूज कर रहा हूँ, ये एप्लीकेशन हो गया।
उसके बाद वो एप्लीकेशन किससे इंटरैक्ट कर रहा है, डिवाइस, वो एप्लीकेशन ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरैक्ट कर रहा है। यानी जो हम हैं एंड यूजर, हम एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं एडोब एक्रोबाट प्रो। एडोब एक्रोबाट प्रो किससे इंटरैक्ट कर रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 11 से। वो ऑपरेटिंग सिस्टम किससे इंटरैक्ट कर रहा है, डिवाइस ड्राइवर, यानी ये जो हमारा माउस है इसका जो डिवाइस ड्राइवर है इससे इंटरैक्ट कर रहा है, PS2 माउस है हमारा, ठीक है। और वो डिवाइस ड्राइवर इंटरैक्ट कर रहा है किससे, हार्डवेयर से। यानी कि जो भी डिवाइस ड्राइवर है हमारे इस माउस का, यूएसबी माउस का, सॉरी PS2 नहीं है, यूएसबी माउस का, ठीक है, वो इंटरैक्ट कर रहा है इस माउस से, ठीक है स्टूडेंट। तो जब हम इस माउस से ये ऐसे पॉइंट कर रहे हैं, ऐसे पॉइंट कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, यहाँ पे आपको इस एप्लीकेशन पे दिख रहा है कि पॉइंट हो रहा है, और हम एज अ एंड यूजर इसे विजुअलाइज कर सकते हैं। तो कुछ इस लेवल पे डिवाइस ड्राइवर हमारा वर्क करता है। समझ में आ गई बात? चलिए बहुत अच्छे से डिटेल वे में समझना है, ऐसे हमने समझा दिया है डिटेल वे में, तो आप डिवाइस ड्राइवर के लेक्चर को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज बूटिंग प्रोसेस इन कंप्यूटर, एक्सप्लेन। एग्जैक्टली बूटिंग प्रोसेस क्या होता है, हमने बूटिंग प्रोसेस, बूटस्ट्रैप लोडर, और हमने लगभग, जब हमने सिलेबस ही खत्म कर लिया है तो हमने सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर रखा है। क्वेश्चन मैं इसलिए करवा दे रहा हूँ कि आपको पता चले कि क्वेश्चन किस प्रकार से आंसर किया जाता है। पूरी किताबी भाषा को आपको नहीं लिखना है, ठीक है। ये जो PDF है स्टूडेंट आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया गया है, तो PDF आप लोग जरूर डाउनलोड कर ले। सिस्टम मेंटेनेंस के एग्जाम में अभी काफ़ी दिन है, तो आप लोग आराम से इजीली प्रिपरेशन कर सकते हैं। बूटिंग क्या होता है, बूटिंग ऑल्सो नोन एज बूटिंग अप, जिसे बूटिंग अप भी कहा जाता है। ये इनिशियल सेट है, इज द इनिशियल सेट ऑफ ऑपरेशन दैट अ कंप्यूटर सिस्टम परफॉर्म्स व्हेन इलेक्ट्रिकल पावर इज स्विच्ड ऑन। मीन्स जब हम कंप्यूटर का, पर्सनल कंप्यूटर का, लैपटॉप का पावर ऑन करते हैं, इसे इलेक्ट्रिक पावर प्रोवाइड करते हैं, तब जो सबसे पहला इंस्ट्रक्शन, जो सबसे पहला प्रोग्राम लोड होता है, एग्जीक्यूट होता है, वो क्या होता है, बूटिंग होता है, ठीक है। वो क्या होता है, बूटिंग प्रोसेस होता है ना। हम लोग कंप्यूटर ऑन करते हैं तो कहते हैं अभी बूट हो रहा है ना। The process begins when a computer that has been turned on is re-energized। ये प्रोसेस begin होता है जब जो कंप्यूटर को टर्न ऑन करना है उसे हम लोग क्या करते हैं, री-एनर्जाइज, यानी उसको इलेक्ट्रिक पावर, इलेक्ट्रिक सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। एंड एंड्स when the computer is ready to perform its normal operation। और एंड हो जाता है हमारा बूटिंग प्रोसेस कब, जब हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है सक्सेसफुली वो लोड हो जाता है, और अब नॉर्मल ऑपरेशन हम उसमें परफॉर्म कर सकते हैं। यानी जब हम सिस्टम को ऑन करते हैं तो बूटिंग हमारा परफॉर्म होता है, और उसके बाद हमारा जो न्यू विंडो अपीयर होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा अपीयर हो जाता है, उसके बाद बूटिंग का प्रोसेस एंड हो जाता है, फिर हम उसमें नॉर्मल ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट है आपका, एक मिनट, आप लोग को अच्छे से विजुअलाइज हो रहा है, देख पा रहे हैं आप लोग? चलिए बढ़िया, सारा चीज़ ठीक चल रहा है, बहुत अच्छे। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अब, नेक्स्ट क्या है, बूटिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स परफॉर्मिंग पोस्ट, यस, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। बहुत ही VVI है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट क्या होता है, ये खुद 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बूटिंग प्रोसेस में ही इन्वॉल्व होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, और इसका वर्क क्या होता है, शॉर्ट में अगर हम देखें तो ये क्या करता है, लोकेट इनिशियलाइज्ड पेरिफेरल डिवाइसेस, ये सबसे पहले लोकेट करता है और इनिशियलाइज करता है पेरिफेरल डिवाइसेस को, है ना। आप जैसे ही बूटिंग ऑन कीजिएगा, मीन्स आप अपने सिस्टम को ऑन कीजिएगा, तो देखिएगा कीबोर्ड और माउस का जो लाइट वगैरह रहेगा ना, वो भग से बढ़ जाएगा, है ना, मतलब वो जल जाएगा, ठीक है। एंड देन फाइंडिंग, लोडिंग एंड स्टार्टिंग एन ऑपरेटिंग सिस्टम। पहले वो पेरिफेरल डिवाइसेस को फाइंड करता है, उन सभी पेरिफेरल डिवाइसेस को इनिशियलाइज करता है, मीन्स अब वो वर्क कर सकते हैं। उसके बाद वो क्या करता है, फाइंड करता है किसको, ऑपरेटिंग सिस्टम को, लोड करता है किसको, ऑपरेटिंग सिस्टम को, एंड देन फाइनली स्टार्ट करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को। ये होता है आपका पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ये बूट के टाइम परफॉर्म होता है। नेक्स्ट है, इन ऑर्डर फॉर अ कंप्यूटर टू सक्सेसफुली बूट इट्स बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम कंपोनेंट्स मस्ट ऑल बी वर्किंग प्रॉपरली। कोई कंप्यूटर हमारा सक्सेसफुली बूट हो, इसके लिए क्या चाहिए कि उसका जो बायोस है वो क्या हो, सक्सेसफुली हमारा वर्क कर रहा हो, ठीक है।
failure of any one these three elements will likely result in a failed boot sequence। अगर कोई भी इसके एलिमेंट में, ठीक है, अगर कोई भी इसके एलिमेंट में अगर किसी प्रकार की गड़बड़ी होती है तो ये हमारा क्या करेगा, बूट को फेल कर देगा, बूट टाइम पे हमें एरर जनरेट हो जाएगी। तो ये हमारा क्वेश्चन एंड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ रैम। इसमें आपको रैंडम एक्सेस मेमोरी के टाइप्स को बताना है, मीन्स स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम को। तो आइए हम लोग देखते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं रैम क्या है, पार्ट ऑफ कंप्यूटर्स मेन मेमोरी है विच इज डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय सीपीयू, जिसे सीपीयू क्या कर सकता है, डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है। इसका यूज होता है रीड और एंड राइट डेटा, टू रीड एंड राइट डेटा इनटू इट विच इज एक्सेस्ड सीपीयू रैंडमली। बिल्कुल, ये बहुत वीवीआई है, यहाँ पे सारे ध्यान दीजिए। रैंडमली से तात्पर्य क्या है, रैंडम एक्सेस मेमोरी मीन्स जो रैम होता है उसमें हम लोग डेटा को कहीं से भी एक्सेसिबल कर सकते हैं, कहीं से भी डेटा एक्सेसिबल होता है। कहीं से भी कहने का क्या तात्पर्य है कि हमें सीरियली एक्सेस करने की जरूरत नहीं होती है। फॉर एग्जांपल अगर आप लोग ऐसा समझे कि आपका मान लीजिए 8 बिट का रैम है, ठीक है, 8 बिट का क्या है, रैम है, मीन्स 1 बाइट का है, और अगर उसके 5th बिट पे कोई डेटा स्टोर है और मुझे उसे एक्सेस करना है तो मैं डायरेक्टली 5th बिट पे जा सकता हूँ। सीपीयू डायरेक्टली 5th बिट के डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि उसे सिक्वेंसली 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, 0 1 2 3 4 एंड देन 5th बिट के डेटा को एक्सेस करेगी, ऐसा कुछ बात रैम में नहीं है। इसीलिए रैम को बोला जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम क्या है, रैम वोलाटाइल इन नेचर है। वोलाटाइल अभी हमने डिफरेंस में देखा था, इसका मतलब क्या होता है कि जब पावर हमारा चला जाए तो हमारा इंफॉर्मेशन भी क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। रैम का जो चिप्स होता है यानी जो रैम होता है वो 2 टाइप्स का होता है, स्टैटिक रैम एंड डायनेमिक रैम। आइए देखते हैं स्टैटिक रैम क्या होता है। The static RAM memories consists of circuits capable of retaining the stored information as long as the power is supplied। स्टैटिक रैम मेमोरी क्या होते हैं, सॉरी, स्टैटिक रैम मेमोरीज होते हैं वही जिन्हें जब तक पावर सप्लाई किया जाए तब तक वो डेटा को होल्ड करके रख सकते हैं। डैट मीन्स दिस टाइप ऑफ मेमोरी रिक्वायर्स कांस्टेंट पावर। स्टैटिक रैम कांस्टेंट पावर, यानी कि जो स्टैटिक रैम होते हैं उन्हें कांस्टेंट पावर की नीड होती है। स्टैटिक रैम मेमोरी आर यूज्ड टू बिल्ड कैश मेमोरी, इनका यूज किया जाता है कैश मेमोरी को बनाने में, ठीक है। डायनेमिक रैम क्या होता है, जब हम पढ़ेंगे तो दोनों में डिफरेंस ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। Dynamic RAM stores the binary information in the form of electric charges that apply to capacitors। ये in the form of binary ये information को store करता है। The stored information on the capacitors tend to lose over a period of time and thus the capacitors must be periodically recharged to retain their usage। जो डायनेमिक रैम होते हैं वो कैपेसिटर का यूज करके बनाए हुए होते हैं, ठीक है, और कैपेसिटर को क्या होता है, समय समय पे रिचार्ज मीन समय समय पे पावर की नीड पड़ती है, तब वो क्या कर सकते हैं, डेटा को एक लंबे समय तक होल्ड करके रख सकते हैं। अगर उन्हें समय समय पे पावर नहीं दिया गया तो वो क्या करेंगे, डेटा को लॉस कर देंगे, ठीक है। द मेन मेमोरी इज जनरली मेड अप ऑफ डायनेमिक रैम चिप्स। जो हम मेन मेमोरी कंप्यूटर में यूज करते हैं मीन्स जो हमारा रैम होता है वो मेनली डायनेमिक रैम चिप से बना हुआ होता है, ठीक है। तो अब डायनेमिक रैम भी कई टाइप्स के होते हैं, जैसे एसिंक्रोनस डायनेमिक रैम जिन्हें एडी रैम कहा जाता है, सिंक्रोनस डायनेमिक रैम जिन्हें एसडी रैम कहा जाता है, डबल डेटा रेट स्टैटिक डायनेमिक रैम जिन्हें क्या बोला जाता है, डीडीआर एसडी रैम बोला जाता है, रैम बस डी रैम, आरडी रैम, कैश डी रैम। तो हम लोग क्या करते हैं, डीडीआर हम लोग बोलते हैं ना, डीडीआर 4 है, डीडीआर 3 है, तो वो आके डीडीआर का मतलब क्या है, डबल डेटा रेट। डीडीआर का मतलब क्या है, डबल डेटा रेट। क्या उसके बाद क्या, सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये आपको ध्यान में रखना है, मे बी आपसे एमसीक्यू पूछा जा सकता है इस पे, ठीक है स्टूडेंट। तो बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द यूज ऑफ आईएसए स्लॉट। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर हमने डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी, राइट इन ब्रीफ, शॉर्ट में इसे डिस्कस करना है, आईएसए का आखिर क्या यूज है। So, ISA stands for Industry Standard Architecture is a type of bus। ये क्या है, एक बस का टाइप है, used in PCs personal computers for adding expansion cards। ये एक क्या है, टाइप ऑफ बस है जिसका यूज हम लोग पर्सनल कंप्यूटर में किस लिए करते हैं,
एक्सपेंशन कार्ड को ऐड करने के लिए। एक्सपेंशन कार्ड क्या होते हैं, हम लोग एक्सपेंशन स्लॉट में लगाते हैं। जैसे क्या होता है, हम अपने सिस्टम के फंक्शनलिटी को क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, फंक्शनलिटी को ऐड कर सकते हैं। जैसे हम ग्राफिक्स कार्ड, साउंड कार्ड्स है ना, ये वगैरह गेमिंग कार्ड वगैरह एक्सपेंशन स्लॉट में लगा सकते हैं। नेक्स्ट है आईएसएस स्लॉट में भी यूज्ड इन। आईएसएस स्लॉट का यूज कहाँ कहाँ हो सकता है, टू ऐड अ वीडियो कार्ड, वीडियो कार्ड को ऐड करने में, नेटवर्क कार्ड को ऐड करने में, और एक्स्ट्रा सीरियल पोर्ट को ऐड करने में। All modern computers no longer have ISS slots and instead utilizing PCI slots। जो आजकल मॉडर्न पीसी आ रहा है उसमें अब ISS स्लॉट नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत ओल्ड मॉडल है और ISS स्लॉट अब आउटडेटेड हो चुका है। उसकी जगह पे क्या होता है, पेरीफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, PCI स्लॉट्स होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राइट द फंक्शन ऑफ एसवीजीए मॉनिटर। एसवीजीए मॉनिटर क्या होता है, सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे। इसके बारे में आपको डिस्कस करना है स्टूडेंट। तो एसवीजीए स्टैंड्स फॉर सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे, ये इसका फुल फॉर्म है, ध्यान देना है आपको, सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरेज। इट वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय एनईसी होम इलेक्ट्रॉनिक्स। ये फर्स्ट डेवलप किया गया था किसके द्वारा, एनईसी होम इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ वीजीए, ये वीडियो ग्राफिक्स एरे का एक्सटेंशन है। एंड ऑल्सो कॉल्ड अल्ट्रा वीजीए, और एसवीजीए को क्या बोला जाता है स्टूडेंट, अल्ट्रा वीजीए भी कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट। नाउ हम लोग देखते हैं फंक्शन ऑफ वीजीए। ठीक है। सो फंक्शन ऑफ एसवीजीए हम लोग देखते हैं। द सुपर वीजीए प्रोवाइड्स हायर रिजोल्यूशन विथ मोर कलर्स। जो हमारा सुपर वीजीए होता है, सुपर वीडियो ग्राफिक्स है, वो क्या प्रोवाइड करता है, हायर रेजोल्यूशन के पिक्चर को प्रोवाइड करता है विथ मोर कलर्स। डिपेंडिंग ऑन द वीडियो मेमोरी इंस्टॉल्ड इन द कंप्यूटर, आइदर 256 साइमल्टेनियस कलर्स और 16 मिलियन कलर्स सपोर्टेड बाय द सिस्टम। डिपेंड करता है कि आपके सिस्टम पे कौन सा वीडियो मेमोरी इंस्टॉल्ड है, उसके हिसाब से ये 256 साइमल्टेनियस कलर्स और 16 मिलियन कलर को ये सपोर्ट कर सकता है। मेमोरी यूटिलाइजेशन इन एसवीजीए इज हाई। मेमोरी यूटिलाइजेशन एसवीजीए में सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे में हाई होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट जो आपका 4 मार्क्स का वीवीआई क्वेश्चन है स्टूडेंट, वो है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय मेमोरी एड्रेसिंग। मेमोरी एड्रेसिंग से आप क्या समझते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। A number that is assigned to each byte in a computer's memory that the CPU uses to track where data and instructions are stored in RAM। देखिए लिखा हुआ है कि a number that is assigned to each byte in a computer's memory। आखिर मेमोरी एड्रेसिंग होता क्या है, उसका डेफिनेशन दिया हुआ है आपको यहाँ से लेके यहाँ तक, और आपको इस पैराग्राफ को अच्छे से समझना है। ये कह रहा है कि मेमोरी एड्रेसिंग क्या होता है, एक नंबर होता है जो कि असाइंड किया जाता है। किसे असाइंड किया जाता है, ईच बाइट को। कौन से बाइट को, कंप्यूटर के मेमोरी के बाइट को। मीन्स कंप्यूटर का मेमोरी क्या होता है, सेट ऑफ बाइट्स होते हैं। ठीक है। तो हर एक बाइट को क्या किया जाता है, एक मेमोरी एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है। यूजेस टू ट्रैक, जो और उस मेमोरी एड्रेस का यूज कौन करता है स्टूडेंट, सीपीयू यूज करता है। क्यों यूज करता है, टू ट्रैक वेयर डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इन रैम, के रैम में कहाँ डेटा और इंस्ट्रक्शन स्टोर्ड है। समझ गए आप लोग मेमोरी एड्रेस क्या होता है। मेमोरी एड्रेस एक नंबर होता है जो कि कंप्यूटर के मेमोरी में रैम के हर एक बाइट को प्रोवाइड किया जाता है, जिसके यूज से सीपीयू क्या करता है, रैम के किसी भी डेटा को एक्सेस करता है। Each byte is assigned a memory address whether or not it is being used to store data। रैम के हर एक बाइट को मेमोरी एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है, आइदर उसके डेटा को सीपीयू यूज कर रहा हो या नहीं कर रहा हो, उसमें डेटा को या स्टोर हो या वो रैम खाली पड़ा हो, फिर भी उसे क्या किया जाएगा, बाइट, उस बाइट को मेमोरी एड्रेस प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। This process of assigning memory address to each byte is called memory addressing। और इस प्रोसेस को, हर एक बाइट को जो मेमोरी एड्रेस प्रोवाइड किया जाता है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, मेमोरी एड्रेसिंग। द कंप्यूटर्स सीपीयू uses the address bus to communicate which memory address it wants to access।
कंप्यूटर का जो सीपीयू होता है वो एड्रेस बस का यूज करता है। हमने अभी पढ़ा तुरंत बस के टाइप्स में एड्रेस बस, और एड्रेस बस क्या करता था, एड्रेस को कैरी करता था। तो सीपीयू क्या करेगा, एड्रेस बस का यूज करेगा कि वो जिस भी मेमोरी एड्रेस है उसे कम्युनिकेट करना होगा। एंड द मेमोरी कंट्रोलर रीड्स द एड्रेस एंड देन पुट्स द डेटा स्टोर्ड इन दैट मेमोरी। और जो मेमोरी कंट्रोलर रहता है वो क्या करता है, उस एड्रेस को रीड करेगा और उस एड्रेस में जो भी वैल्यू रहेगा वो डेटा को पुट कर देगा। एड्रेस बैक ऑन टू द एड्रेस बस फॉर द सीपीयू टू यूज, और सीपीयू उसे यूज करेगा। समझ गए आप लोग बातों को? ठीक है, पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, आप लोग दोबारा से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्किंग। देखिए ये आपसे सिस्टम मेंटेनेंस में पूछा गया है, ठीक है, लेकिन अब पूछा गया है 4 मार्क्स का क्वेश्चन है और वीवीआई क्वेश्चन है। ये सारे जो आपको दिख रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन 4 मार्क्स का मैं करवाऊंगा, सारे वीवीआई है, सारे आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, सो नेटवर्किंग क्या होता है, नेटवर्किंग इज डिफाइंड एज अ सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड autonomous systems that facilitate distributed processing of information। नेटवर्किंग क्या होता है, नेटवर्किंग डिफाइंड किया गया सेट ऑफ इंटरकनेक्टेड ऑटोनोमस सिस्टम से, जो कि क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन को फैसिलिटेट करते हैं। मीन्स एज अ एंड यूजर हमें क्या लगता है कि कोई एक सिस्टम हमारा एज अ सिंगल सिस्टम वर्क कर रहा है। ठीक है, दीज आर मेन बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्किंग। यहाँ नेटवर्किंग के कुछ मेन बेनिफिट्स, कुछ फायदे आपको बताए गए हैं। फर्स्ट है सेंट्रल स्टोरेज ऑफ डेटा। आपका जो डेटा होता है वो क्या होता है, सेंट्रलाइज्ड होता है। मीन्स फाइल्स कैन बी स्टोर्ड ऑन अ सेंट्रल नोड द फाइल सर्वर। आप अपने सारे फाइल्स डेटा को एक सेंट्रल नोड या सेंट्रल सर्वर पे स्टोर कर सकते हैं। दैट कैन बी शेयर्ड एंड मेड अवेलेबल टू ईच एंड एवरी यूजर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। जो कि उस डेटा को हम लोग क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं हर एक एम्प्लॉय के साथ, हर एक पर्सन के साथ जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करता हो। नेक्स्ट जो आपका बेनिफिट्स है वो है फास्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग। सिंस एन एक्सटेंसिव प्रोसीजर इज डिसइंटीग्रेटेड इनटू अ फ्यू लिटिल प्रोसीजर। क्योंकि फास्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाता है, क्यों, क्योंकि एक जो आपका बड़ा सा प्रोसेस होता है उसे हम लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे प्रोसेस में डिवाइड कर देते हैं। जो नेक्स्ट आपका है बेनिफिट्स वो है रिलायबिलिटी। इट इम्प्लाइज बैकिंग अप ऑफ इंफॉर्मेशन। आपको जो होता है नेटवर्किंग वो रिलायबिलिटी प्रोवाइड करता है, क्यों, क्योंकि आप इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हैं, बैकअप कर सकते हैं, बैकअप ले सकते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी एक बेनिफिट्स है नेटवर्किंग का। इट इज हाईली फ्लेक्सिबल, दैट इज ट्रूली अडेप्टेबल। ये क्या होता है, अडेप्टेबल होता है। नेक्स्ट है सिक्योरिटी थ्रू ऑथराइजेशन। बहुत ही वीवीआई बेनिफिट है ये सिक्योरिटी थ्रू ऑथराइजेशन। इसमें क्या है, सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन इज एडिशनली सेटल्ड थ्रू सिस्टम। सिक्योरिटी जो भी होते हैं उसे क्या किया जाता है, एडिशनली सेटल किया जाता है, हैंडल किया जाता है नेटवर्किंग में। नेक्स्ट है बूट्स स्टोरेज कैपेसिटी। With these system administration innovation, you can do the majority storage related task without any issue। बिना किसी इशू के हम लोग स्टोरेज रिलेटेड टास्क कर सकते हैं। तो ये थे कुछ बेनिफिट्स किसके, नेटवर्किंग के। नेटवर्किंग क्या होता है, इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, आई होप आप लोग समझ पाएंगे। नेक्स्ट है व्हाट इज अ स्कैनर। ये आपसे पूछा गया है क्वेश्चन 4 मार्क्स में। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं स्कैनर क्या होता है। हालांकि हम लोग जानते हैं स्कैनर, हम लोग जरूर देखे हैं आज ना आज तक, या आप साइबर कैफे में जरूर देखे होंगे। स्कैनर क्या होता है, वो डॉक्यूमेंट को स्कैन करता है, फोटो कोई भी जो हार्ड कॉपी पे है। जैसे प्रिंटर का काम क्या रहता है, जो भी डिजिटलाइज्ड वर्जन है उसको हार्ड कॉपी पे प्रिंट करता है। स्कैनर का क्या काम है, जो भी पेपर पे है, हार्ड कॉपी पे है, उसको यहाँ पे सिस्टम पे आपको डिजिटलाइज्ड फॉर्म में वो लाता है। सो ए स्कैनर इज एन इनपुट डिवाइस। ये क्या है, बिल्कुल इनपुट डिवाइस है। डैट रीजेनरेट्स, ये टर्म्स को आपको ध्यान रखना है बस। वो क्या करता है, रीजेनरेट करता है एन इमेज फ्रॉम ए सोर्स ऑब्जेक्ट, जेनरेटिंग एन आइडेंटिकल इमेज फॉर डिस्प्ले और प्रोसेसिंग। ये क्या करता है, रीजेनरेट करता है किसी इमेज को जो भी हार्ड कॉपी पे आपका है, उसको दोबारा से यूज करने के लिए। मोर स्पेसिफिकली इट स्कैन्स डॉक्यूमेंट्स। ये क्या करता है, डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करता है, सच एज फोटोग्राफ्स को, पेजेज ऑफ टेक्स्ट को, एंड देन कन्वर्ट देम इनटू अ डिजिटल फॉर्मेट। ये क्या करता है, उसको देन डिजिटल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देता है।
दिस जनरेट्स एन इलेक्ट्रॉनिक वर्जन ऑफ द डॉक्यूमेंट दैट कैन बी व्यूड एंड मॉडिफाइड ऑन द कंप्यूटर, जो कि क्या करता है, उस डॉक्यूमेंट का इलेक्ट्रॉनिक वर्जन को जनरेट कर सकता है, जिसको हम लोग कंप्यूटर पे मॉडिफाई कर सकते हैं, कंप्यूटर पे उसको देख सकते हैं। इट इज अ मशीन डैट रिकॉग्नाइजेज ऑप्टिकल कैरेक्टर। स्कैनर क्या होता है, बिल्कुल एक मशीन होता है जो कि क्या करता है, कैरेक्टर्स को रिकॉग्नाइज करता है, उसको स्कैन करके सिस्टम में डिजिटलाइज्ड वर्जन में उसको हमें शो करवाता है। नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ अ वीडियो मॉनिटर। तो इसका आंसर नहीं लिखा हुआ है, तो इसका आंसर आप लोग गूगल कर लीजिए। जब वीवीआई क्वेश्चन है तो आपको गूगल करके पढ़ के ही जाना है, ठीक है स्टूडेंट, छोड़ना नहीं है। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ वीडियो मॉनिटर। नेक्स्ट है आपका क्या, डिफरेंस बिटवीन वीजीए एंड एसवीजीए। देखिए अभी हमने एसवीजीए पढ़ लिया, सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे क्या होता है। अब पूछा गया है वीजीए और एसवीजीए में क्या डिफरेंस है, तो आइए हम लोग देखते हैं। फुल फॉर्म दोनों का पता है, वीजीए का वीडियो ग्राफिक्स एरे और एसवीजीए का सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरेज। डेवलपमेंट, वीजीए का डेवलपमेंट किसने किया था, आईबीएम कंपनी ने किया था। एसवीजीए का अभी हमने पढ़ा कि एनईसी होम इलेक्ट्रॉनिक्स ने इसको डेवलप किया था। सपोर्ट की बात करें तो वीजीए सपोर्ट स्मॉलर रिजोल्यूशन वीडियोज एंड इमेज। जो वीजीओ होता है वीडियो ग्राफिक्स है वो स्मॉलर रिजोल्यूशन के वीडियोज और इमेजेस को सपोर्ट करता है, जबकि सुपर वीडियो ग्राफिक्स है लार्जर रिजोल्यूशन वीडियोज एंड इमेजेस को सपोर्ट करता है। वीजीए का मैक्सिमम रिजोल्यूशन 640 इंटू 480 होता है, जबकि एसवीजीए का मैक्सिमम रिजोल्यूशन 1024 इंटू 760 होता है। मेमोरी जो वीजीए में होता है अप टू 256 के हो सकता है, एसवीजीए में अप टू 1024 के हो सकता है। सप्लीमेंट्री, वीजीए में आपका सप्लीमेंट्री मेमोरी इंक्लूडेड नहीं होता है, जबकि एसवीजीए में इंक्लूडेड हो सकता है। ये थे कुछ डिफरेंसेस वीजीए और एसवीजीए पे, हमने लगभग 4-5 पॉइंट्स देख लिए, तो इसमें आपको 4 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। नेक्स्ट है आपका, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कलर ग्राफिक्स अडेप्टर सीजीए। कलर ग्राफिक्स अडेप्टर का क्या कह रहा है यहाँ पे, वर्किंग प्रिंसिपल आपको एक्सप्लेन करने के लिए कह रहा है। आइए हम लोग देखते हैं। कलर ग्राफिक्स अडेप्टर ऑफन कॉल्ड सीजीए, जिसे सीजीए भी कहा जाता है, द फर्स्ट आईबीएम वीडियो कार्ड। ये क्या था, फर्स्ट आईबीएम वीडियो कार्ड था, ठीक है। आईबीएम का ये क्या था, फर्स्ट वीडियो कार्ड था टू परमिट ग्राफिक्स ऑन द स्क्रीन, जो कि क्या करता था, स्क्रीन पे ग्राफिक्स को परमिट करता था। कंप्यूटर ग्राफिक्स अरे क्या था, कंप्यूटर ग्राफिक्स अरे आईबीएम का पहला वीडियो कार्ड था, जो कि क्या करता था, स्क्रीन पे ग्राफिक्स को परमिट करता था। With a CGA, your screen can show up to 640 dots across by 200 dots up and down with only one color. CGA का यूज करके आप स्क्रीन पे क्या कर सकते हैं, up to 640 dots across by 200 dots, यानी 640 into 200 dots का कॉम्बिनेशन आप लोग जनरेट कर सकते हैं विथ ओनली वन कलर का, ठीक है। क्योंकि ये सबसे फर्स्ट था आपका, फर्स्ट आईबीएम वीडियो कार्ड, तो वो इतना अच्छा नहीं था। नेक्स्ट है, अ सीजीए कैन डिस्प्ले टेक्स्ट टू। सीजीए क्या कर सकता है, टेक्स्ट को भी डिस्प्ले कर सकता है, बट द कैरेक्टर्स आर फजी लुकिंग एंड स्क्विश्ड टुगेदर। बट जो आपके कैरेक्टर्स जनरेट होंगे सीजीए के माध्यम से, वो अच्छे से नहीं आपको शो होंगे, क्योंकि डॉट्स के माध्यम से करेगा। सो दे आर हार्ड टू रीड, इसलिए उन्हें रीड करना आसान नहीं होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है डिफरेंस बिटवीन सीरियल पोर्ट एंड पैरेलल पोर्ट। इसे अभी तुरंत हम लोग डिस्कस कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। नेक्स्ट है डिफाइन द फॉलोइंग। प्रेसिस्टेंस, प्रेसिस्टेंस क्या होता है, सो प्रेसिस्टेंस इज डिफाइंड एज द टाइम इट टेक्स द इमिटेड लाइट फ्रॉम द स्क्रीन टू डिके टू 1/10 ऑफ इट्स ओरिजिनल इंटेंसिटी। देखिए ये सब क्या है, एक छोटा छोटा टर्म्स है, आपको जस्ट पता होना चाहिए, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। परसिस्टेंस क्या होता है, परसिस्टेंस को डिफाइन किया गया है, टाइम, कौन सा टाइम, जो लेता है, इट टेक्स द इमिटेड लाइट फ्रॉम द स्क्रीन, जो लाइट स्क्रीन से निकला है, इमिटेड लाइन, टू डिके टू 1/10 ऑफ इट्स ओरिजिनल इंटेंसिटी। इसका जो ओरिजिनल इंटेंसिटी है उसके 1/10 पार्ट जब इसका डिके हो जाता है, तो वो उसे हम लोग क्या टर्म से देते हैं, परसिस्टेंस टर्म से देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका रास्टर ग्राफिक्स। रास्टर ग्राफिक्स और वेक्टर ग्राफिक्स आपका कंप्यूटर ग्राफिक्स का पार्ट है, सिस्टम मेंटेनेंस में दिया हुआ है, हम लोग देख लेते हैं।
रास्टर इमेजेज यूज बिट मैप्स टू स्टोर इन्फॉर्मेशन। जो रास्टर इमेजेज होते हैं वो किसका यूज करते हैं, बिट मैप्स का यूज करते हैं इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए। दिस मीन्स ए लार्ज फाइल नीड्स अ लार्ज बिट मैप। इसका मतलब क्या होगा कि अगर कोई लार्ज फाइल है ऑब्वियसली तो उसे लार्ज बिट मैप की नीड होगी। द लार्जर द इमेज द मोर डिस्क स्पेस द इमेज विल टेकअप। यानी जितना लार्ज आपका इमेज होगा उतना ज्यादा आपका जो फाइल साइज होगा वो रास्टर ग्राफिक्स में होगा। वेक्टर ग्राफिक्स में क्या होता है, मेकिंग यूज ऑफ sequential कमांड्स और मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स और प्रोग्राम्स which place lines or shapes in a 2D or 3D environment is referred to as vector graphics। यानी वेक्टर ग्राफिक्स क्या है, sequential कमांड्स और मैथमेटिकल स्टेटमेंट्स या प्रोग्राम्स का यूज करके 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल इन्वायरमेंट में लाइन और शेप को प्लेस करना ही क्या कहलाता है, वेक्टर ग्राफिक्स आपका कहलाता है। आई होप आप लोग यहाँ तक स्टूडेंट समझ रहे होंगे अच्छे से। ठीक है, आ गई बातें समझ में। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। सारे वीवीआई क्वेश्चन को आज हम लोग डिस्कस करेंगे, 4 मार्क्स का क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका व्हाट इज डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर। एग्जाम में आपसे पूछा गया है कि डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर क्या होता है। सो डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स ऑन अ कंप्यूटर और अ पीस ऑफ इक्विपमेंट। डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज किया जाता है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए किस पे, ऑन अ कंप्यूटर और अ पीस ऑफ इक्विपमेंट। किसी कंप्यूटर या किसी इक्विपमेंट पे डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर का यूज करके हम लोग प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दीज प्रोग्राम्स टेस्ट द ऑनबोर्ड सिस्टम्स और इशूज एंड हेल्प टू अलर्ट यूजर्स और पोटेंशियल प्रॉब्लम्स और ब्रेकडाउन। ये सारे प्रोग्राम्स क्या करते हैं, जो भी सिस्टम होता है उसे चेक करते हैं और जो भी उसमें ब्रेकडाउन्स होते हैं, प्रॉब्लम्स होते हैं, वो यूजर को अलर्ट करते हैं। In other words, a diagnostic program is a software tool used to diagnose problems with a particular set of hardware devices। डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, एक तरह का टूल्स होते हैं जो कि प्रॉब्लम को डायग्नोज करते हैं। ठीक है, इट कैन बी यूज्ड बाय अ ट्रेंड टेक्नीशियन। ये किसी ट्रेंड टेक्नीशियन के द्वारा यूज किया जा सकता है, और बाय द ओनर ऑफ द डिवाइस, या डिवाइस के ओनर के द्वारा, टू आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व हार्डवेयर इशूज। हार्डवेयर इशूज को आइडेंटिफाई करना, रिजॉल्व करना डायग्नोस्टिक सॉफ्टवेयर के माध्यम से आप लोग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय प्रोसेसर, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ प्रोसेसर। प्रोसेसर क्या होता है कंप्यूटर में, और टाइप्स ऑफ प्रोसेसर क्या होता है, ये आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। सो आइए हम लोग देखते हैं। चूंकि ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे हम लोग। द प्रोसेसर इज अ चिप और अ लॉजिकल सर्किट। प्रोसेसर क्या होता है, एक चिप होता है या लॉजिकल सर्किट होता है, दैट रिस्पॉन्ड्स एंड प्रोसेसेस द बेसिक इंस्ट्रक्शंस टू ड्राइव अ पार्टिकुलर कंप्यूटर। जो कि क्या करता है, प्रोसेस करता है बेसिक इंस्ट्रक्शंस को किसी पार्टिकुलर कंप्यूटर को ड्राइव करने के लिए। प्रोसेस क्या करता है, बेसिकली कंप्यूटर को ड्राइव करता है। जैसे आप कार को ड्राइव करते हैं, वैसे क्या करता है, कंप्यूटर को ड्राइव करता है, कंप्यूटर को एग्जीक्यूट करवाता है, रन करता है। द मेन फंक्शंस ऑफ द प्रोसेसर आर। प्रोसेसर का मेन फंक्शन क्या है, फेचिंग, डिकोडिंग, एग्जीक्यूटिंग एंड राइट बैक द ऑपरेशन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन। किसी इंस्ट्रक्शन को फेच करना, हमने पढ़ा था फेच इंस्ट्रक्शन, डिकोड इंस्ट्रक्शन, उस इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेगा और उसे क्या करेगा, देन एग्जीक्यूट करेगा, और जो भी डेटा राइट करना होगा वो राइट बैक कर देगा उस इंस्ट्रक्शन को। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसर। प्रोसेसर के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट है आपका जनरल पर्पस प्रोसेसर। जनरल पर्पस प्रोसेसर क्या होता है, इट इज डिजाइंड फॉर जनरल पर्पस कंप्यूटर। ये जनरल पर्पस कंप्यूटर के लिए डिजाइन किए गए, सच एज पीसीज और वर्क स्टेशन। All techniques that can increase CPU speed have been applied to GPPs। ठीक है, जितने भी टेक्निक्स है जो कि क्या कर सकते हैं, सीपीयू के स्पीड को बूस्ट कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, वो आपके जनरल पर्पस प्रोसेसर में अप्लाइड किए जाते हैं। 5 टाइप्स के जनरल पर्पस प्रोसेसर होते हैं, कौन कौन, माइक्रो प्रोसेसर हो गया आपका, माइक्रो कंट्रोलर, एम्बेडेड प्रोसेसर, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर और मीडिया प्रोसेसर। तो इससे ज़्यादा आपको लिखने की नीड नहीं है 4 मार्क्स में, और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका सेकेंड, एप्लीकेशन स्पेसिफिक सिस्टम प्रोसेसर। ये क्या होता है, इट इज अ सेमी कंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट प्रोडक्ट
यूज्ड टू इम्प्लीमेंट अ स्पेसिफिक फंक्शन। इस प्रोसेसर का यूज किया जाता है किसी स्पेसिफिक फंक्शन को इम्प्लीमेंट करने के लिए, मीन्स ये जनरल पर्पस नहीं होते हैं। इट इज यूज्ड टू रन द एप्लीकेशन एंड इट प्रोवाइड्स द सॉल्यूशन फास्टर। ये किसी पार्टिकुलर एप्लीकेशन को रन करने और सॉल्यूशन को फास्टर वे में प्रोवाइड करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन सेट प्रोसेसर। एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन सेट प्रोसेसर, ये क्या होता है? दीज प्रोसेसर्स आर डिजाइंड फॉर स्पेसिफिक एप्लीकेशंस। ये स्पेसिफिक एप्लीकेशन के लिए डिजाइन किए होते हैं। दे हैव लो पावर कंजप्शन। ये क्या? लो पावर कंजप्शन, लो पावर को यानी लो पावर ये लेते हैं। हाई कंप्यूटेशनल स्पीड एंड गुड फ्लेक्सिबिलिटी। कंप्यूटेशनल स्पीड इनका हाई होता है और ये फ्लेक्सिबल होते हैं। नेक्स्ट है आपका मल्टी प्रोसेसर। द मल्टी प्रोसेसर इज अ कंप्यूटर विथ मोर देन वन सीपीयू। मल्टी प्रोसेसर क्या होता है? नेम से पता चल रहा है मल्टी प्रोसेसर, इसका मतलब एक से अधिक प्रोसेसर। तो वैसे कंप्यूटर जिसमें क्या होता है मोर देन वन सीपीयू होता है उसे मल्टी प्रोसेसर सिस्टम कहा जाता है। ईच शेयर्स मेन मेमोरी। और सारे जितने भी प्रोसेसर हैं एक मतलब एक से ज़्यादा, 2 3 4 5, वो क्या करते हैं? मेन मेमोरी को शेयर करते हैं आपस में। कंप्यूटर बस एंड पेरिफेरल टू साइमल्टेनियसली प्रोसेस द प्रोग्राम एंड दीज सिस्टम्स आर आल्सो नोन एज टाइटली कपल्ड सिस्टम। और इस सिस्टम को टाइटली कपल्ड सिस्टम कहा जाता है। इसमें जो पेरिफेरल डिवाइसेस होते हैं उन सभी का क्या होता है? शेयरिंग होता है। तो ये था आपका प्रोसेसर और उसके कुछ टाइप्स। आपको 4 मार्क्स में इनफ है इतना अगर आप लिख दीजिएगा तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन यूनिक्स एंड लाइनक्स। यूनिक्स और लाइनक्स में क्या डिफरेंस है इसको आपको यहाँ पे बताना है। सो लाइनक्स की अगर हम बात करें, हमने यहाँ पे देखिए जो भी हमने डिफरेंस यहाँ पे लिखा है हर एक की को लेकर लिखा है। तो अगर आप इस टाइप से डिफरेंस लिखते हैं एग्जाम में तो आपको मार्क्स फुल मार्क्स मिलने की चांसेस ज़्यादा रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो एग्जामिनर होगा उसे आराम से यहाँ पे की दिख जाता है कि किस की के बेसिस पे, किस बेसिस पे आपने क्या किया डिफरेंशिएट किया है। तो अगर हम डेवलपमेंट के बेसिस पे डिफरेंशिएट करें तो लाइनक्स क्या है स्टूडेंट? एक ओपन सोर्स है एंड इज डेवलप्ड बाय लाइनक्स कम्युनिटी ऑफ डेवलपर्स। और ये डेवलप किया गया है किसके द्वारा? लाइनक्स कम्युनिटी ऑफ डेवलपर्स के द्वारा। यूनिक्स की बात करें तो यूनिक्स डेवलप किया गया था किनके द्वारा? एटी एंड टी बेल लैब्स के द्वारा, है ना। एटी एंड टी बेल लैब्स के द्वारा, जिस लैब में सी का डेवलपमेंट हुआ था। एंड इज नॉट ओपन सोर्स, और यूनिक्स ओपन सोर्स नहीं है। कॉस्ट की बात करें तो लाइनक्स फ्री टू यूज है, ओपन सोर्स है। बट यूनिक्स क्या है? एक लाइसेंस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट ओएस क्या है? एक लाइसेंस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। सपोर्टेड फाइल सिस्टम की बात करें तो लाइनक्स में ext2, ext3, ext4, jfs, xfs ये सारे क्या है? सपोर्टेड फाइल सिस्टम है। यूनिक्स में वही fs, gpfs, hfs, hfsd ये सारे क्या है? ये सारे फाइल सपोर्टेड सिस्टम। नेक्स्ट है लाइनक्स में अगर हम GUI के बेस्ट पे डिफरेंशिएट करें तो लाइनक्स यूज करता है KDE का एंड जीनोम का। इसका यूज करता है KDE का और जीनोम का। अदर GUI सपोर्टेड आर LXD और XFC। जब आप लाइनक्स को इंस्टॉल कीजिएगा तो आपको ऑप्शन देता है कि आपको इन सभी में से किन आपको GUI का यूज करना है। जबकि यूनिक्स क्या है? यूनिक्स वाज इनिशियली एक कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। जो जब यूनिक्स का शुरुआती में डेवलप किया गया था तो वो क्या था? एक कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम था, जिस तरह से MS DOS था। मोस्ट ऑफ द यूनिक्स डिस्ट्रीब्यूशन नाउ हैव जीनोम, बट नाउ जो अभी के टाइम में जितने भी यूनिक्स के डिस्ट्रीब्यूशन है डिफरेंट, उनमें क्या है? जीनोम का वो यूज करते हैं GUI का यूज करने के लिए। यूजेज के बेसिस पे अगर हम देखें तो लाइनक्स इज यूज्ड इन वाइड वेराइटीज फ्रॉम डेस्कटॉप सर्वर्स स्मार्टफोन्स टू मेन फ्रेम्स। लाइनक्स का इन सभी जगह पे यूज होता है। यूनिक्स का मोस्टली यूज होता है सर्वर्स पे, वर्क स्टेशन। ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ये देखते हैं। व्हाट इज एन ऑपरेटिंग सिस्टम? पूछा जा रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है एंड व्हाट आर इट्स मेन टास्क इन कंप्यूटर सिस्टम। और कंप्यूटर सिस्टम में इसका आखिर टास्क क्या होता है, आइए हम लोग देखते हैं। An operating system is a program on which application programs are executed and acts as a communication bridge interface between the user and the computer hardware। देखिए कितनी अच्छी बातें यहाँ पे लिखी हुई है। लिखा हुआ है कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? एक प्रोग्राम होता है जो कि क्या करता है?
उस पे एप्लीकेशन प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है एंड एक्ट्स एज एन कम्युनिकेशन ब्रिज। और एक कम्युनिकेशन ब्रिज एक इंटरफेस, एक माध्यम का काम करता है यूजर और हार्डवेयर के बीच में। मीन्स क्या, और यहाँ पे आप यूजर ना कह के एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं। एप्लीकेशन और हार्डवेयर के बीच में ये क्या करता है, एज अ मीडियम, एज अ ब्रिज, एज अ इंटरफेस काम करता है। जैसे फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे क्या मैंने एक फिगर लिया है, नहीं फिगर नहीं बताया है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप देखें, जैसे मैंने अभी डिवाइस ड्राइवर पे बताया था, कुछ उसी प्रकार से अगर मुझे हार्डवेयर को एक्सेस करना हो तो क्या हम एज अ एंड यूजर हम हार्डवेयर को डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं? नहीं। हम क्या बोलेंगे हार्डवेयर को कि ये माउस चलो वो यहाँ पे पॉइंट करो, तो ये पॉइंट करेगा? नहीं करेगा। हमें क्या करना पड़ता है एज अ एंड यूजर, हम किसी ना किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम से, हम किसी ना किसी एप्लीकेशन प्रोग्राम से इंटरेक्ट करते हैं। और वो एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या करता है, वो एप्लीकेशन प्रोग्राम भी डायरेक्टली हार्डवेयर को एक्सेस नहीं कर सकता है, चाहे आपके सिस्टम में जितने भी एप्लीकेशन प्रोग्राम हो वो डायरेक्टली हार्डवेयर को एक्सेस नहीं करते हैं। एप्लीकेशन प्रोग्राम क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम से इंटरैक्ट करता है, ठीक है। और जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो फाइनली डिवाइस ड्राइवर के हेल्प से हार्डवेयर से इंटरैक्ट करता है। समझ के बात को। नेक्स्ट है दीज आर देयर आर सेवरल टास्क विच आर परफॉर्म्ड बाय पार्टिकुलर ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत सारे टास्क हैं, हम लोग देख लेते हैं कुछ टास्क को, ठीक है। सॉरी। फर्स्ट है मैनेजिंग कम्युनिकेशंस बिटवीन कंप्यूटर एंड कनेक्टेड पेरिफेरल्स। ये क्या करता है, कम्युनिकेशन को मैनेज करता है कंप्यूटर और जो पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्टेड हैं उनके बीच में। मेनी पेरिफेरल्स कैन बी कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर, बिल्कुल। इट इज द जॉब ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम टू मैनेज द कम्युनिकेशन बिटवीन द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स डेट आर रनिंग ऑन द कंप्यूटर एंड द पेरिफेरल डिवाइसेस, बिल्कुल। ये ऑपरेटिंग सिस्टम की जिम्मेवारी होती है कि जो भी एप्लीकेशन प्रोग्राम हमारे सिस्टम पे एग्जीक्यूट हो रहे हैं और जो हमारा हार्डवेयर है उनके बीच में कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना। और दूसरा है प्रोवाइडिंग यूजर इंटरफेस। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, हमें यूजर इंटरफेस प्रोवाइड करता है, चाहे वो CUI हो चाहे वो GUI हो। So the OS will provide a user interface that the user uses to interact with the computer। कंप्यूटर से इंटरैक्ट करने के लिए हम लोग क्या उस यूजर इंटरफेस का यूज करते हैं, चाहे वो कमांड लाइन हो या वो ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस हो। नेक्स्ट है एलोकेटिंग ऑफ कंप्यूटर मेमोरी। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कंप्यूटर मेमोरी को एलोकेट करता है, ये इसका टास्क है। कंप्यूटर मेमोरी मस्ट बी एलोकेटेड टू द डिफरेंट टास्क्स दैट द कंप्यूटर इज परफॉर्मिंग, बिल्कुल। जो कंप्यूटर डिफरेंट टास्क को परफॉर्म कर रहा है, सेट ऑफ टास्क को, तो उनके बीच में क्या होना चाहिए, मेमोरी का डिफरेंट, मेमोरी का डिवाइड होना चाहिए, मेमोरी एलोकेट होनी चाहिए कि कौन सा प्रोसेस कितना मेमोरी का यूज करेगा। नेक्स्ट टास्क है ऑर्गेनाइजिंग डेटा ऑन बैकिंग स्टोरेज डिवाइस। जो भी बैकिंग स्टोरेज डिवाइस हम यूज कर रहे हैं सिस्टम में, जो भी सिस्टम से कनेक्टेड है उसमें डेटा को ऑर्गेनाइज करना। वर्क एंड प्रोग्राम्स मस्ट बी सेव्ड ऑन अ बैकिंग स्टोरेज डिवाइस, बिल्कुल, सो दैट दे कैन बी केप्ट व्हेन अ कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। जो भी हमारा वर्क अभी चल रहा हो, जो भी प्रोग्राम हो, वो क्या हो, हमारा एक बैकिंग डिवाइस में सेव हो, ताकि जब भी हम सिस्टम को ऑफ कर दे तो वो हमारा डेटा एक अच्छी जगह, परमानेंट जगह सेव हो और हम दोबारा उसे रिट्रीव कर सकें। द OS इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस वर्क। और इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, OS ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो कि है ब्रीफली डिस्क्राइब रेड कॉन्फ़िगरेशन। और ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है स्टूडेंट। रेड कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, मीन्स रेड क्या होता है, रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क। तो आइए हम लोग देखते हैं। सो रेड स्टैंड्स फॉर रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क्स। पहले तो आपको ये वीवीआई है कि एमसीक्यू पूछा जा सकता है, तो एमसीक्यू आपको याद रखना है, रेड का फुल फॉर्म होता है रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क्स। नेक्स्ट है रेड इज अ मेथड ऑफ स्टोरिंग डेटा इन मल्टीपल हार्ड डिस्क। ये देखिए स्टूडेंट, एक मेथड है, क्या है ये, रेड एक मेथड है जिसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, मल्टीपल डिस्क से पे मल्टीपल डिस्क पे डेटा को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। आगे क्या है, कहाँ पे था, रेड इज अ मेथड ऑफ स्टोरिंग डेटा ऑन मल्टीपल हार्ड डिस्क
व्हेन डिस्क्स आर अरेंज्ड इन अ रेट कॉन्फ़िगरेशन, एक कॉन्फ़िगरेशन है रेट कॉन्फ़िगरेशन, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, उस कॉन्फ़िगरेशन में जब डिस्क्स को अरेंज्ड किया जाता है तो द कंप्यूटर सीज देम ऑल एज वन लार्ज डिस्क। ठीक है, जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक सिंगल हार्ड डिस्क होता है हमारे सिस्टम में, एक सिंगल हार्ड डिस्क होता है, उसको हम डिफरेंट पार्टीशन में डिवाइड कर देते हैं। क्या हम फिजिकली पार्टीशन में डिवाइड करते हैं चाकू लेकर? नहीं करते हैं, हम लॉजिकली पार्टीशन क्रिएट करते हैं, किसमें? अपने ऑपरेटिंग सिस्टम में, और हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम उसे ट्रीट करता है एज अ डिफरेंट हार्ड डिस्क, है ना। अलग अलग पार्टीशन को कैसे ट्रीट करता है? वो ट्रीट करता है एज अ डिफरेंट हार्ड डिस्क। ठीक उसी प्रकार अगर हम उसको रिवर्स कर दें, मीन्स हमारे पास अलग अलग हार्ड डिस्क हैं, 3 हार्ड डिस्क मेरे सिस्टम में लगे हुए हैं, और मैं चाहता हूं कि उन तीनों हार्ड डिस्क को, 2 हार्ड डिस्क है, एक एसएसडी है, उन तीनों को मैं चाह रहा हूं, नहीं, तीनों सेम टाइप के होने चाहिए, उन तीनों को मैं चाह रहा हूं कि एज अ, मैं क्या करूं, मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम उसे एज अ सिंगल हार्ड डिस्क कंसीडर करे, एज अ सिंगल हार्ड डिस्क उसे कंसीडर करे, तो मुझे उसे रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क्स यानी कि रेट कॉन्फ़िगरेशन में उसे क्या करना होगा? कॉन्फ़िगर करना होगा। However, they operate much more efficiently than a single hard drive, और वो सिंगल हार्ड ड्राइव के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा efficiently मैनर में वर्क करते हैं। Since the data is spread out over multiple disks, the reading and writing operations can take place on multiple disks at once। क्योंकि डेटा क्या है? अलग अलग डिस्क है, फिजिकली तो वो अलग अलग डिस्क है, लॉजिकली हमने उसे क्या किया है? एक सिंगल डिस्क में कॉन्फ़िगर कर दिया है, तो इसमें क्या होगा? एक साथ मल्टीपल डिस्क पे डेटा राइट हो सकता है, रीड हो सकता है, तो ये क्या होगा? ज़्यादा एफिशिएंट वे में हमारा वर्क करेगा। दिस कैन स्पीड अप हार्ड ड्राइव एक्सेस, जो कि हार्ड ड्राइव के एक्सेस को क्या कर सकता है? स्पीड अप कर सकता है। मल्टीपल हार्ड ड्राइव्स may not improve hard drive performance as multiple processors may enhance the CPU performance। बिल्कुल, मल्टीपल हार्ड ड्राइव के परफॉर्मेंस को उस तरीके से इन्हांस नहीं कर सकते जितना मल्टीपल प्रोसेसर इन्हांस करता है सीपीयू के परफॉर्मेंस को, बट इट इज बेस्ड ऑन अ सिमिलर लॉजिक, बस बट ये सिमिलर लॉजिक पे बेस्ड है ना। हमने अभी मल्टीपल प्रोसेसर देखा, मल्टी प्रोसेसर में क्या होता है? मल्टीपल प्रोसेसर एक सिंगल सीपीयू में वर्क करते हैं, ठीक है, और रैम को शेयर करते हैं, मेमोरी एरिया को शेयर करते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है कि मल्टीपल हार्ड डिस्क को हम लोग रेड कॉन्फ़िगरेशन में, रिडंडेंट एरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क में कॉन्फ़िगर करके एज अ सिंगल हार्ड डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम से ट्रीट करवा रहे हैं। तो आप लोग समझ गए, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, डिस्कस अबाउट ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस क्या होता है, इसके बारे में आपको डिस्कस करना है, ये भी 4 मार्क्स का वीवीआई क्वेश्चन है। So in the optical storage devices, all read and write activities are performed by light। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस में क्या होता है? ये तो सबसे पहले लिखा हुआ है ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस, इसका मतलब ये स्टोरेज डिवाइस है, डेटा स्टोर होता है इसमें। नेक्स्ट दूसरी बात, इसमें क्या होता है? जो रीड और राइट ऑपरेशन परफॉर्म होता है वो लाइट के थ्रू होता है, लाइट के माध्यम से होता है। ऑल रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन स्टोर्स एट एन ऑप्टिकल डिस्क। जितने भी रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन होते हैं वो किस में स्टोर होते हैं? ऑप्टिकल डिस्क में स्टोर होते हैं। एज पर द ओपिनियन ऑफ डेटा साइंटिस्ट्स दैट कॉम्पैक्ट स्पेस इज मोर यूजफुल फॉर ह्यूज डेटा स्टोरेज। अगर आप ओपिनियन देखें डेटा साइंटिस्ट की, तो उनका कहना है कि जो कॉम्पैक्ट स्पेस होता है वो ज़्यादा यूजफुल होता है ह्यूज डेटा स्टोरेज के लिए। देयर बिग एडवांटेजेस आर नॉट मोर कॉस्टली, वो ज़्यादा कॉस्टली नहीं होते हैं, लाइट वेट होते हैं, एंड ईजी टू ट्रांसपोर्ट बिकॉज इट इज रिमूवेबल डिस्क अनलाइक हार्ड ड्राइव। जो ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं वो क्या होते हैं बताइए? वो रिमूवेबल डिवाइस होते हैं, आप उन्हें कहीं भी कैरी करके ले जा सकते हैं, तो इसलिए ये क्या होते हैं? ज़्यादा यूजफुल होते हैं। In the optical storage devices, all data is saved like as patterns of dots which can be easily read with using a light। ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस में क्या होता है? जो सारे डेटा जो सेव्ड होते हैं वो क्या होते हैं? पैटर्न्स ऑफ डॉट्स से सेव होते हैं, ठीक है, पैटर्न्स ऑफ डॉट्स बने हुए होते हैं ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस पे, जिसे इजीली रीड किया जा सकता है लाइट के माध्यम से।
ठीक है। लेजर बीम इज यूज्ड लाइक एज लाइट सोर्स, लेजर बीम उस पे क्या किया जाता है, फ्लैश किया जाता है, जिससे डेटा को रीड किया जाता है। वेरियस टाइप्स होते हैं ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइसेस का, आप सारे यूज किए होंगे, सीडी रोम और डीवीडी रोम बिल्कुल यूज किए होंगे। ब्लू रे होते हैं, टाइप्स है ये भी ऑप्टिकल स्टोरेज का, एचडी डीवीडी, डीवीडी रैम, सीडीआर या डीवीडीआर, आप सारे का यूज जरूर कहीं ना कहीं किए होंगे। लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है स्टूडेंट आज का वीवीआई, वो क्या है, डिस्क्राइब द डैमेजेस कॉज्ड बाय वायरसेस। वायरसेस के द्वारा हमारे सिस्टम में या हमारे सॉफ्टवेयर में क्या क्या कॉज होते हैं, क्या क्या डैमेजेज होते हैं, वो हमें यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। 4 मार्क्स का है, 1 पेज इनफ है। So the damage caused by a virus which infected a home computer or a corporate network can be different from insignificant increases in ongoing traffic to the complete network breakdown or the loss of critical data। देखिए ये कह रहा है कि जो डैमेज कॉज्ड किया जाता है, यानी जो डैमेज किया जाता है वायरस के द्वारा किसी होम कंप्यूटर में या किसी कॉरपोरेट नेटवर्क के कंप्यूटर में, वो अलग अलग हो सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे में सेम ही इफेक्ट करता है, ठीक है। बाय फ्रॉम इनसिग्निफिकेंट इंक्रीज इन आउटगोइंग ट्रैफिक, किसी कॉर्पोरेट नेटवर्क में क्या होता है कि जो आउटगोइंग ट्रैफिक है वो इनसिग्निफिकेंटली एकाएक इंक्रीज हो जाए, टू द कंप्लीट नेटवर्क ब्रेक डाउन, उसका और धीरे धीरे क्या कर दे, पूरे नेटवर्क को वो ब्रेक डाउन कर दे, या किसी डेटा को क्या कर दे, वो क्रिटिकल डेटा को लॉस हो जाए हमारा। सो द स्केल ऑफ डैमेज डिपेंड्स अपॉन द टारगेट ऑफ द वायरस। जो डैमेज होता है, किस प्रकार का डैमेज वो करेगा कोई वायरस, वो वायरस के टारगेट पे डिपेंड करता है कि वो वायरस का टारगेट आखिर क्या है। सो सम कॉमन बिहेवियर ऑफ ए वायरस, अगर आपके सिस्टम में वायरस है तो उसका कुछ कॉमन बिहेवियर क्या होता है, ड्रामेटिक स्लो डाउन ऑफ एन इंडिविजुअल कंप्यूटर, एकाएक आपका कंप्यूटर क्या होगा, स्लो डाउन होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। हार्डवेयर फेल्योर्स, हार्डवेयर फेल्योर्स होना स्टार्ट हो जाएगा, कभी आपका हार्ड ड्राइव फेल्योर हो गया, कभी आपका कोई दूसरा हार्डवेयर फेल्योर हो गया। डेटा थेफ्ट और डेटा लॉस, आपका कोई डेटा लॉस हो जाएगा या डेटा थेफ्ट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये था स्टूडेंट हमारा सिस्टम मेंटेनेंस का 4 मार्क्स का वीवीआई सारे क्वेश्चंस। हमने टोटल क्वेश्चन जितने भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपसे इस बार एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं, वो हमने डिस्कस कर लिए। तो आपको इसे पढ़ के ही जाना है एग्जाम में, किसी भी हालत में पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो आप सेंटर पे जाते जाते पीडीएफ को भी पढ़ सकते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए नीचे में, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। और हम जो नेक्स्ट वीडियो लाएंगे उसमें हम लोग सिस्टम मेंटेनेंस के 6 मार्क्स के जो वीवीआई क्वेश्चंस होंगे उसके आंसर को डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।